चलिए आज छत्तीसगढ़ की जनजाति जो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे थे तो उसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। हाँ, नए नए कंटेंट जो पीएससी व्यापम में पूछे जा रहे हैं जहाँ से सवाल, तो कुछ क्वेश्चंस पूरे फ्रेम किए हैं जो भी मैं एक्स्ट्रा कंटेंट अभी आपको पढ़ाया हूँ बीते 3-4 क्लासेस में, उससे संबंधित एमसीक्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से बन जाएगा जितने लोग देख रहे हैं। ये एमसीक्यू को मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, ठीक है। तो जो यूट्यूब वाले हैं वो इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए, उराव जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं कौन कौन सी है बताओ। उराव जनजाति संबंधी हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़े, याद आ रहा है आपको? उराव, वो एक लव स्टोरी बताया था, वहाँ से आप ध्यान रख सकते हो। तो इनका निवास स्थान सरगुजा, जशपुर और आसपास क्षेत्र में है, ठीक है। इन लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं? सरहुल त्यौहार मनाते हैं, खट्टी त्यौहार मनाते हैं, कड़क डंडी इनका गाथा महाकाव्य है, कुड़ुक इनकी बोली है। ये सारे बात हम लोग पढ़े थे। उसी में एक चीज़ और देखे थे कि उराव जनजाति के प्रमुख, वैसे तो बहुत सारी उपजातियाँ हैं, कुछ अगर चुनिंदा देखा जाए तो उराव की उराव ही है, एक धांगड़ है ना, और धुनका, ये सब के सब किसके उपजाति हैं? उराव जनजाति के हैं। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे सभी के सभी, वेरी गुड। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज किए होंगे, वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को रिवाइज करना ही है। तो जो पुराने समय में पीछे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो PYQs तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये जो नए टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? चलो, ये दूसरा सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसको आप बताइए। दूसरा सवाल बहुत ही बढ़िया है। उराव में परंपरागत जाति पंचायत होती है जिसके प्रमुख को महतो कहते हैं। संयुक्त ग्राम पंचायत मिलकर परहा पंचायत बनाते हैं। परहा पंचायत के प्रमुख को महतो राजा कहते हैं। पंचायत के प्रमुख या परहा पंचायत के प्रमुख को परहा राजा बोलते हैं। बताओ कौन कौन सा सही, कौन कौन सा गलत है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, खाली जो डीसी करके बता रहे हैं ना, वैसे समझ नहीं आता है। आप लोग 1 का सी, 2 का सी है कि 3 का डी है, 4 का ए है, ऐसे बताया करेंगे तो समझ आएगा। जी बिल्कुल, ऐसे बताया करिए, 2 का ए, 2 का बी, ये सब। 2 का ए यानी कि 1 2 3 सही है बता रहे हैं। चलो देखते हैं। उराव में परंपरागत जाति पंचायत होती है जिसके प्रमुख को महतो कहते हैं। जी बिल्कुल, देखो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही होता है। मान के चलो ये एक गांव है जहां ज़्यादातर उराव बस्ती है, उराव लोग का घर है, मान के चलो, ठीक है, ये उराव लोग का घर है। तो अब ये एक क्षेत्र हो गया, इसमें अपने एक जाति पंचायत होगी, ठीक है। क्या होगी? अपनी एक जाति पंचायत होगी जो मामलों का निपटारा करते हैं, जो मामला सुलझाते हैं। छोटे मोटे मामले हो गए, झगड़ा लड़ाई हो गया, तलाक वाला हो गया, शादी से संबंधित कुछ विवाद हो गए, उनको ये जाति पंचायत संभालती है। इनके मुखिया को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। इनके प्रमुख को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। सही बात है। अब आपको मालूम होगा, जैसे हमारी न्यायपालिका व्यवस्था में हाई कोर्ट है, और आपका मामला अगर हाई कोर्ट में नहीं सुलझता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा होता है, हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। बस वैसे ही एक गांव के क्षेत्र का जाति पंचायत होता है, वैसे ही बहुत सारे गांव में मिलाकर, जैसे एक गांव में एक जाति पंचायत हो गया, वैसे ही बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, बहुत सारे गांव को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? परहा पंचायत बनाता है। तो जाति पंचायत जैसे हाई कोर्ट है, वैसे ही समझ लो परहा पंचायत क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। परहा पंचायत क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और इसके मुखिया को परहा राजा बोलते हैं, ना कि महतो राजा। क्या बोलते हैं? परहो राजा। तो बिल्कुल मैं पॉइंट को इसलिए जानबूझ के डरवाया कि महतो देखकर आप महतो राजा करेंगे, जो एक बच्चे ने गलत जवाब दिया ना, महतो राजा नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? परहा राजा कहते हैं, ठीक है। तो परहा पंचायत के प्रमुखों को क्या कहते हैं? परहा राजा कहते हैं, ठीक है। तो उराव में परंपरागत जाति पंचायत होती है जिसके प्रमुख को महतो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त ग्राम पंचायत मिलकर परहा पंचायत बनाते हैं, बहुत सारे से गांव मिलके एक परहा पंचायत होगा। यहाँ मैटर नहीं उल्टा परहा पंचायत में जाएगा। परहा पंचायत के प्रमुख को महतो राजा कहते हैं। जी गलत बात है ये, परहा पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 और 4 सही। 1 2 और 4 सही, यानी कि ऑप्शन सी। जी बिल्कुल, सरोजनी यादव, संध्या रात्रे, भारती सोनी, नेहा राकेश, मनीषा, ये सब का जवाब सही है। 2 का 3, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग सब पढ़ के आए हो। अब ये देखो, किस अंग्रेजी विद्वान ने चिंदा भुंजिया की उत्पत्ति बिंजवार व गोड़ जाति के विवाह से माना है? मैंने आपको बताया था, भुंजिया से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, कई बार, ठीक है। तो ये जो भुंजिया जनजाति है, भुंजिया जनजाति, ये 2 उपजाति में बटी हुई है, 2 उपजाति में बटी हुई है। एक है चौखुटिया भुंजिया, और एक को बोला जाता है चिंदा भुंजिया। क्या? चिंदा भुंजिया।
एक चौकुटिया बुंजिया है, एक चिंदा बुंजिया। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ, गला बैठा हुआ उसके बावजूद, ठीक है। तो आवाज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं इसीलिए धीरे बोल रहा हूँ। चौकुटिया बुंजिया, चिंदा बुंजिया, इनके बारे में दंत कथाएं क्या है, क्या कहानी है। आपको मैंने बताया था चौकुटिया बुंजिया दरअसल ये कैसे हो गए। तो एक बचर बचर नाम का गोड़ व्यक्ति था। तो बचर गोड़ था, कौन? बचर गोड़, क्लियर। ये आपको मालूम है गरियाबंद में पैरी नदी में मछली पकड़ने गया था। कहाँ? पैरी नदी में मछली पकड़ने गया था। जब मछली पकड़ने के लिए उसने जाल डाला तो उसमें से एक काला पत्थर निकला। उस काले पत्थर को उसने वापस से तालाब में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। उसके बावजूद फिर उसने जाल फेंका और फिर काला पत्थर आया। तो उसको कुछ चमत्कार होगा सोच के वो काले पत्थर को लेके आ गया। रात में उसको सपना आया, और सपना किसका? बूढ़ा देव का। और बूढ़ा देव ने बोला कि बचर, ये मेरा ही स्वरूप है, ठीक। तो बचर सपने में उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं पाया, और मैं कोई भी पूजा विधि नहीं जानता, कैसे आपका आदर सत्कार करना, कैसे पूजा करना, ये सब नहीं जानता। तो बूढ़ा देव ने बचर को बोला कि तुम ऐसे व्यक्ति की खोज करना जिसको पूजा विधान के बारे में जानकारी हो, और उससे अपनी बेटी की शादी करा देना। तो जो बचर की बेटी थी, अब ये गोंड है तो उसकी बेटी भी गोंड रहेगी। एक व्यक्ति मिला भी, कौन व्यक्ति मिला? हलबा जनजाति का व्यक्ति मिला। हलबा जनजाति का व्यक्ति मिला जिसको बोला था कोंदा। ये कोंदा बहरा दोनों था, यानी कि गूंगा बहरा था। तो बचर अपनी बेटी का शादी इस कोंदा से कराता है, और बाद में ये फिर कोंदा जो है वो पुजारी बनता है, बूढ़ा देव की पूजा करता है। तो इसलिए बुलाता है कि चौकुटिया बुंजिया जनजाति की उत्पत्ति किस जनजाति से मानी जाती है? तो हलबा पुरुष और गौड़ महिला। तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों सही हैं। फिर चिंदा बुंजिया के बारे में क्या बोला गया है? चिंदा बुंजिया के बारे में अंग्रेज विद्वान थे रिजले, है ना। तो कि रिजले क्या बोले? रिजले ने ये बोला कि ये जो चिंदा बुंजिया है ये बिंजवार जनजाति और गोड़ जनजाति के विवाह से उत्पन्न हुए संतानें क्या कहलाती है? चिंदा बुंजिया कहलाती है, ठीक है। तो 21 विद्वान के अनुसार चिंदा बुंजिया की उत्पत्ति बिंजवार और गोड़ जाति के विवाह से माना जाता है। तो रिजले के अनुसार, ठीक है, माना है। किस विद्वान ने चिंदा बुंजिया की उत्पत्ति बिंजवार और गोड़ जाति के विवाह से माना जाता है। एक मिनट, मैं शायद फिर गलत माना है, कर लीजिएगा। मैं स्पेलिंग सुधरवाया था, उसको फिर से लगा देता हूँ। तीसरा जस्ट एक सेकंड मुझे देंगे। खैर 4 क्वेश्चन तो कर लिए, बस माना है वो आप याद रखना, थोड़ा कुछ ग्रामेटिकल एरर रहता है। किसी अंग्रेजी विद्वान ने चिंदा बुंजिया की उत्पत्ति बिंजवार और गोड़ जाति के विवाह से माना है? तो ये है रिजले, ठीक है। तो 3 और 4 कवर हो गए। और जो YouTube में देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, CGPSC प्री का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और मंडी उप निरीक्षक का भी कोर्स अवेलेबल है। तो आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है CGPSC प्री का भी और मंडी उप निरीक्षक का भी, जो कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भुंजिया जनजाति से संबंधित कथन पर विचार करें। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, हूबहू अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस को उठाए जा रहे हैं, कूट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुझे ये बना के बताओ, भुंजिया जनजाति तो मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको मालूम भी है, ठीक है। तो 5वें सवाल का मुझे जवाब दीजिए। 5वें सवाल का जवाब दीजिए। पांचवें सवाल का जवाब देंगे। चलो सबसे पहला जवाब आ रहा है सरीन का, 5वें का बी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। भुंजिया जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। जी बिल्कुल, ज़्यादातर जनजातियों में अपनी जाति पंचायत पाई जाती है। हर समाज का अपना एक ग्रुप होता है कि नहीं होता है? साहू समाज होगा, वर्मा समाज होगा, है ना, सबका अपना अपना एक समाज है। देवांगा समाज होगा, कुर्मी समाज होगा, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो बस ज़्यादातर जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है, ठीक है। तो पंचायत के एक मुखिया तो होते ही है, पंचायत के मुखिया तो होते ही हैं, उसमें और भी बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। जैसे सरपंच है तो और 4-5 पंच हो गए, बस वैसे इस पंचायत के सदस्य दीवान, पुजेरी और पाती होते हैं। जी बिल्कुल, इस पंचायत में दीवान, पुजेरी, पाती भी होते हैं। ये थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी MCQ सॉल्व करके वापस से वो थ्योरी पढ़ोगे ना, अपडेटेड वाला सब याद हो जाएगा।
अभी पूछ रहे थे ना सर किस किस को याद करें, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो सब वो एमसीक्यू फॉर्म में मैं पढ़ा दिया हूँ आपको। ठीक, अब थ्योरी जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इस पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, बताओ ये सही है कि गलत है? तो मैं बता दूं इनका चुनाव नहीं होता, ये जो पद है वो वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशानुगत। ठीक है वंशानुगत होते हैं। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, सी गलत है। ठीक है, ए और बी सही है, सी गलत है। तो जो 5 का बी बता रहे हो वो गलत है, 5 का आंसर होगा ए। ए और बी सही है तथा सी गलत है। याद रखना, शब्दों पे ध्यान रखना है, चुनाव नहीं होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, वंशानुगत होता है। चलिए, किस जाति में तंत्र मंत्र के जानकार को झाकर कहा जाता है? झाकर, अभी देखो बहुत सारे जनजातियों में मैंने जो पाठ पूजा की जानकारी रखते हैं या तंत्र मंत्र की जानकारी रखते हैं, जादू टोना के संबंध में जानकारी रखते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। बैगा हो गए, झांकर हो गए, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। ठीक, तो बैगा तो लगभग सब में कॉमन मिलेगा। तो मैंने बोला था कि जो डिफरेंट होगा उस नाम को आप याद रखेंगे। तो ये झाकर कौन से जनजाति में बुलाता है? तो अगरिया। इसको ऐसे याद करना जैसे बोलते हैं ना, अरे आग में झोंक दिया मुझे, उसने आग में झोंक दिया। तो आग से अगरिया और झोंकने से अगना झाकर। ठीक है, झाकर याद रहेगा। तो किस जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार को झाकर कहा जाता है? तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, आग में झोंक देने से अगरिया। अब मैं बोल रहा हूँ, अब एमसीक्यू पढ़ने के बाद दोबारा थ्योरी पढ़िएगा, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। उराव जनजाति, वर पक्ष वधु के पिता को सुख भरना के रूप में शराब, बकरा, चावल, दाल, साड़ी आदि देते हैं और नगद राशि का भी रिवाज है। अब मैं आपको बता दूं, जनजाति में कई बार मैंने बोला हमारे यहाँ दहेज कौन देता है? हमारे बाकी समाज, बाकी संस्कृति में लड़के वाले दहेज देते हैं कि लेते हैं? लेते हैं ना। लड़की पक्ष लड़के वाले को दहेज देता है। जनजाति में ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। कैसे? तो उसमें लड़के वाले लड़की पक्ष को पैसा देते हैं, जिसको हम वधु मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वधु मूल्य, है ना। अब उसका अलग अलग नाम है, सुख नाम है, सुख भरना नाम है, हत नैना नाम है। एक और जनजाति में था ना हत नैना। तो ऐसे अलग अलग नाम है जिनको आपको याद रखना होता है। मूल सुख, इस टाइप के नाम है। तो बिल्कुल उराव जनजाति में भी वर पक्ष वधु के पिता को सुख भरना के रूप में ये सारी चीज़ें देते हैं। ठीक, लेकिन उराव जनजाति के वधु मूल्य में एक खास बात थी कि यहाँ नगद पैसों का लेन देन नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर जनजाति में सब नगद वगैरह चल जाता है। अगर भाई बकरे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, साड़ी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, खाने पीने का सामान इंतजाम नहीं हो पा रहा है, पैसे दे दो उसके बदले। लेकिन उराव जनजाति में नगद राशि का रिवाज नहीं है, इसलिए एक सही, दो दूसरा नंबर का गलत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर क्या? चलिए बहुत बढ़िया, सभी 7 का ये जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा अच्छा लगता है, पढ़ के आया कीजिए। जितना मैं पढ़ा दिया उतना पढ़ के आना है। और मैं बोला कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि याद कैसे होगा, वो एमसीक्यू फॉर्म में हम याद करा देंगे। जहाँ पे लगेगा रिलेट करा के भी मैं याद करा दूंगा। ठीक है, चलो इतनी सी बात क्लियर। जनजातियों में आमतौर पर जिधर मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे थोड़ा अलग ही परंपरा होता है। हम यहाँ स्थायी कृषि करते हैं, वो अस्थायी कृषि करते हैं, है ना, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। मैं मेघालय गया था, तो मेघालय में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया था कि वहाँ जो पिता की संपत्ति होती है उसमें पुत्रों का कोई हक नहीं होता, लड़कियों को मिलता है, लड़कों को कोई हक नहीं होता। हमारे समाज में कैसा है, लड़कों को मिलता है, उसमें लड़कियों को मिलता है। ठीक है, और ऊपर से दूसरा ये अच्छी बात है वहाँ पे कि लड़का शादी करके लड़के के घर जाके रहेगा, लड़का शादी करके लड़की के घर जाके रहेगा, ये भी बात। अब ये जैसे ही मैंने बताया, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं जा रहा हूँ मेघालय। ठीक है भाई, और उसमें ये भी है कि बड़े बच्चे को संपत्ति नहीं मिलता है, सारा प्रॉपर्टी छोटे वाले के नाम पे होगा, जो छोटी लड़की होगी। ये भी अलग परंपरा है, बड़े वाले के नहीं, छोटे वाले में। हमारे यहाँ क्या था, बड़े, तो ये पूरा रीति रिवाज अलग था। ज़्यादातर ऐसा रहता है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं, आप अपने दादा नानी ऐसे देखेंगे तो, या अपने दोस्त उसके, तो ज़्यादातर सब 2-2 3-3 शादी किए हुए हैं। तो एक पुरुष 2-3 महिला से शादी किए रहते हैं। वहाँ जब मैं डबल डेकर ब्रिज गया हुआ था, वहाँ नीचे उतरा तो एक लड़की 2 लड़कों का हाथ पकड़ के चल रही है। मुझे लगा कि फैमिली वाले होंगे, तो एक दुकान में रुक के बताया तो बोले नहीं, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बोले सर कैसा सिस्टम है? यहाँ एक लड़की 2-3 लोग से विवाह कर सकती है। तो जैसे बहुपत्नी विवाह प्रचलित है वैसा चलता है। बोले ये भी अच्छा सिस्टम है, और लड़की जब चाहे तब लड़के को ठुकरा सकती है और लड़का पलट के कुछ नहीं बोलेगा, ये सिस्टम है। इतना पावर, तो सारा चीज़ अलग था। ठीक, यहाँ भी कुछ होंगे, सर जा रहा हूँ मेघालय बोले। फिर तो मैं छोटी हूँ घर में, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। क्लियर? अगरिया जनजाति में प्रसव कराने वाली दाई को क्या कहा जाता है? सुईन दाई। बिल्कुल सही जवाब दे रहे, सुईन दाई। देखो
इसको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ज़्यादातर ज़्यादातर जो जनजाति होते हैं उनका जब डिलीवरी होने का टाइम आता है तो आसपास के लोगों द्वारा ही करवा लेते हैं, हॉस्पिटल ले जाने की परंपरा नहीं है उनमें, है ना। अभी थोड़ा हो सकता है शिक्षा आगे बढ़ा हो, स्वास्थ्य आगे बढ़ा हो और वहाँ तक पहुँचा होगा, तो अब का ज़माना अलग हो गया है। लेकिन पहले ये स्थानीय कोई भी बुजुर्ग महिला करवा देती थी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाई। ठीक है, दाई बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो अगरिया जनजाति में जो प्रसव कराती है वो क्या है, सुईन दाई है ना, सुरीन दाई है। अच्छा, कई लोग घर में प्रसव नहीं कराते, डिलीवरी नहीं होता, एक अलग से झोपड़ी बनाएंगे। जब वो कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती है तो अलग से एक झोपड़ी बना देते हैं कि जब भी डिलीवरी का समय आ गया तो उस झोपड़ी में जाके एक मतलब नया जीव आ रहा है, नया प्राण आ रहा है, तो वो फिर अलग से कमरे में बनाकर अलग से घर बनाकर करते हैं उसमें डिलीवरी। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद। अगर ये जाति में प्रसव कराने वाली दाई को क्या कहता है, सुईन दाई। जैसे उराव जनजाति में क्या सयानी कहते हैं, सयानी। सयानी मतलब बुढ़िया, बूढ़ी कोई। सौरा जनजाति का उल्लेख किस ग्रंथ में है, सौरा जनजाति का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो देखो, ये जो सौरा जनजाति है, सौरा या सौरा, सौरा या सौरा, देखो सौरा सौरा अलग है और सौता अलग है। ये एक जनजाति है, ये दूसरी जनजाति है। सौरा कोई सौरा बोलती थी और सौता अलग है। सौरा सांप पकड़ने का काम करते हैं करके बताया था इसका यूट्यूब शॉर्ट में भी डला हुआ सवरा करके, है ना। अब जो सवरा जनजाति है, ये 3 अलग अलग मान्यता है इसमें, 3 अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये शबरी शबरी के वंशज हैं। किसके, शबरी के वंशज हैं। कुछ लोग कहते हैं तो शबरी के वंशज, ये लिख लूं। कुछ कहते हैं कि ये महाभारत के समय सबर सबर जाति रहती थी। क्या रहती थी, सबर जाति, है ना, सबर जनजाति। तो महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है ठीक है, सबर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वानर राज सुग्रीव थे, वानर राज सुग्रीव, कुछ लोग वानर राज सुग्रीव के वंशज अपने आप को मानते हैं। तो भाई ये कौन सा सबरी के वंशज है। सबरी कहाँ, कौन से काल में थी, रामायण काल में थी ना। सबरी आते राम को झूठे बेर खिलाती है, तो ये रामायण काल हो गया। महाभारत वाला महाभारत काल हो गया। वानर सुग्रीव राज, भाई ये भी रामायण काल में मिलेगा ना, जो सुग्रीव को मारते कि नहीं मारते, सुग्रीव नहीं, बाली को मारते हैं ना। वानर राज सुग्रीव के वंशज माने जाते हैं। तो ये भी कौन सा काल हो गया, रामायण, रामायण काल। तो रामायण और महाभारत दोनों होगा। 9 का ए और बी बिल्कुल सही। सरोजनी यादव जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, नेहा साहू, शर्मिका, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अभी बताओ, कला पीड़िया, आड़े सवरा और ठाकुर सवरा, ये कहाँ के कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, कला पीड़िया, आड़े सवरा, ठाकुर सवरा, कौन सी जनजाति। तो इसमें तो आप जज आसानी से कर सकते हो, सवरा दिया है तो आंसर सवरा ही होगा। कला पीड़िया, इनको बड़े सवरा भी बुलाता है। क्या बुलाता है, बड़े सवरा, है ना, बड़े सवरा। तो ये अपने आप को बड़े मानते हैं। ठाकुर सवरा छोटे सवरा के नाम से भी जाने जाते हैं, छोटे सवरा। ठीक है, कला पीड़िया, आड़े सवरा, ठाकुर सवरा, समझे। उराव जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार व देवी देवता के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। ज्यादातर जगह आप बैगा ही सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर उराव जनजाति में तंत्र मंत्र के जानकार व देवी देवता के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है, पाहन। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, पाहन। क्लियर चलो, क्लियर है। सवरा जनजाति में विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो भैया विवाह, डॉली पानी लाना बोला। सवरा जनजाति में विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। सवरा जनजाति में कहा जाता है गारिया। क्या बोलते हैं, गारिया। जैसे हमारे यहाँ पंडित होता है, पंडित पाठ पूजा करा दिए, एक आध दो मंत्र पढ़ दिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, ऐसा करके बस वैसे इसमें कौन करता है, गारिया जनजाति करती है। ठीक है, कौन, गारिया जी, बिल्कुल 12 का ये मुझे बताए। 13 सवाल का जवाब दें, कौन कौन सा सही है। 13 इस सवाल का जवाब देंगे मुझे। तेरा को कोई जवाब, चीकू का जवाब आ रहा है 13 कभी, रानी दीक्षिणा 13 कभी। चलो ठीक है, बी यानी कि 1 2 3 सही। मैं आपको कितने बार बोला हूँ कि
शब्दों की बारीकों पर भी ध्यान दें। सवर्ण जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है, बिल्कुल। इसके पदाधिकारी मुकद्दम और दीवान होते हैं, ये भी था, है ना। लेकिन मुकद्दम संयोगी और दीवान प्रमुख, और दीवान प्रमुख होते ये नहीं। प्रमुख कौन होता है? मुकद्दम। मुकद्दम को ना मुकद्दम मुखिया होता है, प्रमुख होता है, मुंह से मुकद्दम, मुंह से मुखिया, ठीक है। मुकद्दम मुखिया होता है और दीवान संयोगी होता है। ये उल्टा बोल दिया और कुछ नहीं, तो इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? एक और दो सही है, ये तीसरा सही नहीं है। मुकद्दम प्रमुख रहेगा और दीवान संयोगी रहेगा, समझिए बात। तो गलती को सुधारना आपको, ठीक है। चलिए, कुछ लोग 13 का ए बोल रहे हैं। ओके, सही कथन को पढ़िए। महाभारत में सबर जाति का उल्लेख मिलता है, जी बिल्कुल। यह जनजाति अपनी उत्पत्ति रामायण काल के वानर राज सुग्रीव से मानते हैं, ये भी बात सही है क्या? यह जनजाति मुख्यतः रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर जिले में निवास करती है, जी बिल्कुल। यह जनजाति कुलारियन समूह के अंतर्गत आती है, जी बिल्कुल। कुलारियन वाले ज्यादातर हैं, तो सभी सही है ना। सभी सबर जनजाति यानी कि सवर जनजाति के बारे में सही है। क्लियर? चलो, देखो 15 क्वेश्चन पढ़ना है और बहुत ही अच्छा सवाल है इसमें, क्योंकि नए पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। उराव जनजाति से संबंधित कथन को पढ़िए। तो मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं। तो देखो, उराव जनजाति दो प्रकार के उराव में विभक्त है। एक को बोला है कि संसारी उराव, संसारी या संपन्न उराव, या संसारी संपन्न हिंदू उराव, और दूसरे उराव है ईसाई उराव, ईसाई उराव, ठीक। तो ये वो उराव हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण किनका हुआ है? उराव जनजाति का हुआ है। और संसारी उराव, या संपन्न उराव, या हिंदू उराव, ये दरअसल ये जो उराव हैं वो थोड़े संपन्न माने जाते हैं और ये हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। तो मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं, जी बिल्कुल सही बात है। और संपन्न हिंदू उराव मृतक को जलाते हैं, जी बिल्कुल। जैसे हिंदुओं में परंपरा है, तो दफनाना और जलाना दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये बताइए, मृत्यु के 10 दिनों के बाद तीन आवन के लिए रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, गलत बात है, गलत बात है। तीन आवन, देखो हमारे यहाँ जैसे 3 दिन में कार्यक्रम तो तीज नावन बोल देते हैं, 10 दिन को दसगात्र बोल दिए, 13 दिन को 13वीं बोल दिए। यहाँ पे तीसरे दिन तीनावन होता है। तीनावन तो सही है, ये बात सही है, लेकिन 10वें दिन नहीं होता, तीसरे दिन होता है, थर्ड डे होता है। तो ये बात गलत हो जाएगा। 3 माह बाद गमी मनाया जाता है, जिसमें परिवार और गांव के लोगों को भोज खिलाया जाता है। तो ये बात भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4। 15 का ऑप्शन बी। कौन कौन सही जवाब दिया? ठीक है, नवीन जी बोल रहे 15 का बी, लक्ष्य 15 का बी, सरीन 15, भारती। चलिए, सही बात, बिल्कुल जवाब। और जो खाली ABCD कर रहे हो वो ऐसे समझ नहीं आता कि आप 14 बोल रहे हो 15 बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ बोला करिए। इतनी बात क्लियर क्या? चलो, अब देखो जो इन लोग दोनों में अंतर क्या हो गया सर, गमी और तीन आवन में। तो आमतौर पे जैसे आप देखेंगे किसी की मृत्यु होती है तो अगले दिन काठी का कार्यक्रम किया जाता है। किसका? काठी का। तो काठी के कार्यक्रम में आसपास के लोग जो भाई एकदम करीबी रिश्तेदार हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। दसगात्र में दूर दूर के इलाके जिनको जानते थे, जान पहचानते, थोड़े कम भी जान पहचानो, तो भी उनको भोज के लिए बुलाया था कि नहीं बुलाता? हाँ, तो बस वैसे ही इसमें क्या है, जो तीसरे दिन तीनावन करते हैं उसमें एकदम करीबी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है कार्यक्रम के लिए, और भोज खिलाते 3 महीने बाद, ठीक है। ज़्यादातर सब में तीसरे दिन, 10वें दिन, 13वें दिन ये सब में कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन उराव जनजाति में 3 महीने बाद गमी मनाया जाता है, गमी, ठीक है, गमी, गम मनाते समझ लो, गमी। कमार जनजाति से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह जनजाति मात्र सत्तात्मक होते हैं, जी नहीं। ज्यादातर जनजाति आपको पितृ सत्तात्मक मिलेंगे। तो पहला पॉइंट ये गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला क्या गलत है, ये पितृ सत्तात्मक होंगे ना। पितृ सत्तात्मक। इस जनजाति में विवाह होने के पश्चात लड़का पिता की झोपड़ी के पास नई झोपड़ी बनाकर रहता है, ठीक है। अब ये बात देखो, दरअसल जैसे एक एक घर है, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गया, तो कुछ समय बाद ही एक अलग घर बनाते हैं। मतलब अब शादी हो गई भाई, तुम अपना परिवार बसाओ। तो ऐसा होता है, इस जनजाति में विवाह होने के पश्चात लड़का पिता की झोपड़ी के पास नई झोपड़ी बनाकर रहता है। मतलब वो अपना एक नया परिवार चालू करता है, ये समझ लो, ठीक है, नया परिवार। प्रसव घर में ही कराया जाता है, जी बिल्कुल। अलग से कुंभा, कुरमा ऐसे कोई अलग से झोपड़ी नहीं बनाते हैं ना। तो प्रसव को घर में ही करा लेते कमार में। एक ही गोत्र के लड़के लड़कियों में विवाह निषेध माना था, ये भी बात सही है। इसको हम बोलते हैं समगोत्री विवाह, समगोत्री, समगोत्री विवाह, ठीक है। तो बिल्कुल 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4।
अब एक और चीज़, ज़्यादातर जनजाति में बच्चे पैदा होते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं कि अलग से झोपड़ी बनाकर कर रहे हैं क्या, उस झोपड़ी को क्या कहते हैं, कौन डिलीवरी कराता है। अब डिलीवरी हो जाता है तो आपको मालूम कि वो बच्चे का नाल माता से जुड़ा होता है, तो वो जो नाल है उसको काटते हैं। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग परंपरा है, कोई बांस के पंची से काट दिया, कोई कैंची से काट दिया, कोई तीर से काटता है, ठीक है, कोई वो जो करोनी निकालने वाला है ना सीप, उससे काटते हैं, ठीक, कई लोग कैंची से काट दिए। फिर किसी किसी में ऐसा भी है कि लड़का होगा तो अलग चीज़ से काटेंगे, लड़की होगी तो अलग चीज़ से काटेंगे, ये सब है। बस वैसी सवरा जनजाति में नवजात शिशु की नाल सुतई सीप से काटा जाता है। जी बिल्कुल, सुतई। और सुतई क्या है अगर पूछा जाए तो जो करोनी खाने वाला है, गाँव में अगर किसी को होगा तो काला जो बर्तन रहता है उसमें करोनी खाने के काम आता है, ठीक है। तो सुतई या सीप से काटते हैं। प्रसूता को कुल्थी के दाल, कम्हार की छाल का काढ़ा, सोट, पीपर, गुड़, नारियल खाने के लिए देते हैं ताकि उसके बॉडी को एनर्जी मिल सके, हीट मिल सके। वधु मूल्य के रूप में 20 किलो चावल, 2 खंडी चावल, 5 किलो गुड़, 3 किलो चिवड़ा, 50 रुपये तथा 8 साड़ी देते हैं। ये भी बात सही। बोले सर इस टाइप के भी सवाल करने पड़ेंगे क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल इस टाइप के उठ पटांग पूछे जा रहे हैं। तो हम उन उठ पटांग सवाल के पीछे जा रहे हैं जिनका एग्जाम में वेटेज 2-3 क्वेश्चन ही है, लेकिन फिर भी करना है ताकि हम दूसरों से थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले पाए। क्लियर क्या? चलो, कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति किस ग्राम से बताते हैं? तो ये मानते हैं भाई देवडोंगर, ठीक है, देवडोंगर उनके अपने देवता हैं, ठीक है, अपने देवता हैं। तो कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति कौन से गांव से बताते हैं? देवडोंगर से, ठीक है। और वहाँ उनका जो मेन देवता है वो देवडोंगर में ही है, ठीक, तो देवडोंगर याद रहेगा। उराव जनजाति में प्रसव कराने वाली स्त्री को किस नाम जाता है? तो सियानी या सयानी बोलते हैं, सियानी। सियानी मतलब बूढ़ी औरत, ठीक है। सियान हो गया बोलते हैं ना, सियान हो गया, अब हमारे घर के सियान थोड़ा ज़्यादा सियान हो गया। तो उराव जनजाति में प्रसव कराने वाली स्त्री को किस नाम से आता है? सियानी। खुटिया अगरिया सरगुजा क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो अगरिया जनजाति के बारे में मैं आपको बताया था कि ये एमपी में भी मिलते हैं, यूपी में भी मिलते हैं, बिहार में भी मिलेंगे आपको, और छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगे। तो एमपी और यूपी में इनको, एमपी यूपी और छत्तीसगढ़, एमपी यूपी और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना था इनको? अगरिया, अगरिया, ठीक है, अगरिया के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसको, बिहार में क्या बोलते हैं? बिहार में बोलते हैं असुर अगरिया, असुर अगरिया, या खाली अगरिया भी बोल देते हैं, असुर भी बोल देते हैं, असुर अगरिया बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में भी जो रहते हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में जो रहते हैं उनको भी असुर अगरिया बोला जाता है। तो वही सवाल पूछा है, खुटिया अगरिया सरगुजा क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? असुर अगरिया, असुर अगरिया, ठीक। अब ये एमसीक्यू पढ़ के मैं बोलूँगा कि वापस आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर नोट्स मिल पाएगा क्या एक्स्ट्रा जो लिखा रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी देखो मैं खुद अलग अलग एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए, और अभी तो मैं आपको लिखा लिखा कर बता दे रहा हूँ, लेकिन वो नोट्स भी अपडेट होकर आपको मिल जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक। लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये टॉपिक खत्म होगा, एक दिन अपडेट कराने में लगेगा, टाइप करवा देंगे, उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल आप लिख लिख कर कोशिश करें याद रखने की। बिंजवार जनजाति से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। चलो मैं कथन पढ़ रहा हूँ और आप बताना सही है कि गलत है। बिंजवार जनजाति की 4 उपजातियां हैं, मुख्यतः 4 उपजातियां हैं क्या? कौन कौन से? बड़े बिंजवार, सोनजरा, बिरजिया और बिंजिया। याद करो, बताया था। बड़े बिंजवार पहले जमींदार थे और अपने आप को क्या मानते हैं? उच्च मानते हैं। सोनझरा नदी से सोन एकत्रित करते थे तथा बिरजिया पहले बेवरा खेती करते थे। ये जो सोनझरा है ये बोल रहे हैं नदी से स्वर्ण एकत्र करते थे, अच्छा। और बिरजिया पहले बेवार खेती करते थे। बताओ, चारों स्टेटमेंट पढ़ो और सही है गलत है क्या है बताइए। 21 का डी, ठीक है। अंजलि, लक्ष्य, हेमलता, ईशा देवांगन, प्रीति बाला, सरीन, सारे के सारे बोल रहे हैं उपरोक्त सभी सही हैं। जी बिल्कुल। बिंजवार जनजाति के बारे में आपको क्या क्या बताया याद करो। बिंजवार, बलौदा बाजार, बिंजवार, बलौदा बाजार। तो सबसे पहला बात तो आपको यही रखना था कि बिंजवार जनजाति कौन से जिले में रहती है? बलौदा बाजार में रहती है। और बलौदा बाजार से आसपास से जुड़े क्षेत्र जैसे महासमुंद हो गया, जैसे रायपुर हो गया, है ना, गरियाबंद हो गया, ये सब आसपास के इलाकों में रहती हैं। बिंजवार, बलौदा बाजार, बिंजवार, बलौदा बाजार। फिर वॉर से याद किए थे, वॉर से वीर नारायण सिंह,
वॉर से क्या याद किए? वीर नारायण सिंह याद किए, वॉर से वीर नारायण सिंह याद किए, ठीक है। वॉर से वीर नारायण सिंह, वॉर करने लड़ने जाएगा वीर नारायण सिंह, तो वीर नारायण सिंह बिंजवार जाति के थे, है ना। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि भैया वॉर लड़ने जाओगे तो अकेले चल दोगे क्या, कि 10-12 लोग के साथ जाओगे? बोले सर 12 लोग के साथ जाएंगे। तो 12 भाई बैठकर की पूजा करते हैं, ये क्या करते हैं? 12 भाई बैठकर की पूजा। उसके बाद भाई अपने अकेले खाली हाथ चल दोगे कि तीर कमान लेके जाओगे? तो तीर, तो इनका जाति चिन्ह क्या है? तीर है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके अलावा जो इनकी उपजाति बिंजिया, इनको जो कि मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ तरफ रहती है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा जसपुर वाले एरिया में रहती है, छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में रहती है ना। तो ये जो बिंजिया है इसको 43rd नंबर का एसटी घोषित किया गया, 43rd नंबर का एसटी घोषित किया गया बिंजिया में। याद करो बिंजिया में तलाक वाले परंपरा को क्या बोलते हैं? छोड़ी छोड़ा। क्या बोलते हैं? छोड़ी छोड़ा, ठीक है। चलिए, तो बिंजवार जाति की 4 उपजातियां हैं, बड़े बिंजवार, सोनझरा, बिरजिया और बिंजिया। तो बड़े बिंजवार पहले जमींदार थे और अपने आप को उच्च मानते हैं। सोनझरा, बिल्कुल, सोनझरा क्या करते हैं? तो सोनझरा सोना एकत्रित करते थे। बिंजिया के बारे में पढ़ लिए थे कि 43rd नंबर की एसटी थी। बिरजिया पहले बेवरा खेती करते थे, ठीक है। ये सब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। 22वां क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, वधु मूल्य को डाली टका, बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, आवाज बैठा हुआ है। कोई जवाब नहीं दे रहा भाई 22 का। चलो ठीक है। कमार जनजाति में लड़कों का विवाह 18 से 19 और लड़कियों का शादी 16-17 वर्ष की उम्र में करा दिया था, बिल्कुल सही है। वर पक्ष वधु पक्ष को चावल दाल नगद कुछ रुपया देते हैं, जिसको सूख भरना बोलते हैं, वो बिल्कुल भी सही है। कमार जाति में घर जमाई व गुरावट विवाह प्रचलित है, ये भी बात सही है। मामा या बुआ के लड़का लड़की से विवाह को प्राथमिकता देते हैं, जी बिल्कुल। ज़्यादातर जनजाति में अपने आसपास के जो रिलेशन है, ममेरे फुफेरे भाई, उनको प्राथमिकता दे दी जाती है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त तो सही है। अबुझमाड़ जनजाति का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अबुझमाड़ जनजाति का प्रवेश द्वार कहा जाता है ओरछा को। अबुझमाड़ जनजाति का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ओरछा को। क्लियर, ओरछा को याद रखें। सूरजवंशी दौलतवंशी पटबंदी किस जनजाति की उपजाति? चलिए इसको बता दो, इसको बता दो। सूरजवंशी दौलतवंशी पटबंदी ये कौन सी जनजाति के उपजाति हैं? हम्म, देखो देखिए भाई, आपके सर अब टीचर के साथ साथ रिपोर्टर का भी दर्जा इनको मिल गया है, ठीक। बहुत परेशानी होती थी, कहीं जाते थे और रिपोर्टिंग करते थे, वीडियो बनाते थे, तो कई ऑफिस में ये बोल जाता था कि आप प्रेस वाले हैं क्या, जो वीडियो बना रहे हैं। कभी हक की लड़ाई में जैसे व्यापम भवन ही गए तो भाई आप अंदर क्यों घुस जा रहे हो, प्रेस वाले हो क्या, प्रेस वाले हो क्या। तो अब कोई नहीं बोल पाएगा, अब कोई मांगेगा तो ये आईडी बिल्कुल दिखा देंगे। चलिए, सूरजवंशी दौलतवंशी पटबंदी किस जनजाति की उपजाति हैं? खैरवार। किसकी है? खैरवार। सूरजवंशी दौलतवंशी पटबंदी किस जनजाति की उपजातियां हैं? खैरवार, ठीक है। इसको देखो याद कैसे किया हूँ। एक मेरे दोस्त थे, महोबिया सरनेम लिखते थे, और महोबिया ज़्यादातर मतलब पान बनाने का काम करते हैं, है ना। तो मुझे लगा था कि नॉर्मल कमाते होंगे भी, पान वान बेच के, छोटा सा दुकान था उनका, पान सिगरेट बीड़ी ये सब। लेकिन जब वो आमदनी बताया तो मैंने, भैया हमारा परिवार मिलकर उतना नहीं कमाता है, तो इतना कमा लेते हो। तो खैरवार जनजाति वो कत्था निकालने का काम करती है, कत्था पान, और वहाँ से दौलत ऐसे रिलेट कर लिया। तो दौलतवंशी सूरजवंशी पटबंदी ये किस जनजाति की उपजाति हैं? खैरवार। एक शायद नवरात्रि का समय था, नवरात्रि या गणेश पक्ष चल रहा था, तब एक जगह गया था, तो मैं भी पान बनाना सीखा। बोले ठीक है, जब आमदनी नहीं होगी तो पान बनाएंगे, ठीक है। तो खैरवार, दौलतवंशी, सूरजवंशी और पटबंदी इसके नाम से आते, ठीक। कोल जनजाति से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इनका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। देखो रामायण काल में बिल्कुल मिलता है। कुछ लोग शिवरी या शबरी के वंशज मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को शबरी के वंशज मानते हैं। ये दोनों बात सही है। शबरी के वंशज वाले बहुत सारे हो गए, 2-3 जगह हो गए।
पारधी जनजाति से संबंधित कथन पर विचार करें। इस जनजाति में संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार अधिक होते हैं। जी बिल्कुल, देखो पारधी जनजाति आमतौर पे ज़्यादातर जनजाति लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जॉइंट फैमिली ना होकर सिंगल फैमिली रहते हैं। कैसा? जॉइंट फैमिली ना होकर सिंगल फैमिली रहते हैं, ठीक। अभी जो पारधी जनजाति है इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पारधी जनजाति काले पक्षियों का शिकार करते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम शिकारी भी है। पारधी जनजाति का और नाम क्या है? शिकारी है, लेकिन काले पक्षियों का शिकार करती है। अब ये मुख्यतः ज़्यादातर काले पक्षियों का शिकार करती है, ऐसा नहीं कि दूसरे का नहीं करती, काले पक्षियों का ज़्यादा करती, ठीक है। लेकिन हाँ, किताबों में लिख देता है सिर्फ काले पक्षी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अभी देखो मोर पढ़ोगे है ना, और कुछ और जानवर पढ़ोगे तो भाई जरूरी थोड़ी ना काला है वही, लेकिन लिखा ऐसा रहता है। अब इनमें दवाई बनाने का तरीका अलग है, ये नाखून से दवाई बनाते हैं। बोले सर नाखून से? जी बिल्कुल, ठीक। तो यह जनजाति में बच्चों को नजर से बचाने के लिए गिद्ध व मोर के नाखून को गले में पहनाते हैं, वो ताबीज के रूप में काम करता है। कैसा? ताबीज के रूप में काम करता है, ठीक है, ताबीज के रूप में काम करता है। और इसी को दवाई बनाना होता है तो वही नाखून को चूरा चूरा करते हैं, है ना, एक पाउडर के रूप में, वही दवाई होता है इनके लिए, उसी को मोहनी भी बोल देते हैं लोग। तो ये बात भी सही है। इनके जाति पंचायत में पंच सचिव चपरासी आदि पद होते हैं। जी बिल्कुल, यही बात सही है। इनके देवी देवता 56 कोट देवी हैं, सावली देवी है, मलिया देवी, ये सब के सब हैं, ये बात भी सही है। तो उपरोक्त सभी सत्य माने जाएंगे। चलिए, धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, ये मेंटेन रखना है आपको, है ना। डेली लाइव क्लास आप देखेंगे, बाद में आराम से रिकॉर्डेड देख लूँ तो वो बाद कभी नहीं आता है, तो एटलीस्ट लाइव सेशन अटेंड कर लें। लाइव लाइव का अपना एक अलग मजा है, ठीक है। ये मैं भी थोड़े समय बाद रियलाइज़ किया, और इसलिए ऐप पे लाइव लेना फिर अब कंटिन्यू डिसाइड किए कि लेंगे। लाइव में हो ही जाता है आपकी तैयारी, आप सोचेंगे कि बाद में आराम से, तो फिर कभी नहीं आता। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। एमपी के जबलपुर में निवास कोल जनजाति गवठिया कोल कहलाते हैं। एमपी के रीवा संभाग में कोल जनजाति भूमिया कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकांश भूमिया कोल निवासरत है। तो अब इसको मैं बता देता हूँ। जो कोल जनजाति है क्या काम करती है? कोल कोयला निकालने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है? कोयला निकालने का काम करती है। तो ये दो अलग अलग टाइप के कोल मिलेंगे आपको। एक एमपी के जबलपुर में, ज़्यादातर ये एमपी के शहडोल वाले इलाके से ही छत्तीसगढ़ में आई है ना, तो ये छत्तीसगढ़ से आई है, छत्तीसगढ़ में आई है एमपी से, ठीक है। तो एमपी के जबलपुर, एमपी के जबलपुर वाले क्या कहलाते हैं? गवठिया कोल, गवठिया कोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गवठिया कोल, ठीक है। उसके बाद एमपी के रीवा, रीवा वाले क्षेत्र में ये कहलाते हैं भूमिया कोल। क्या कहलाते हैं? भूमिया कोल। क्या कहलाते हैं? भूमिया कोल। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रजाति की कोल रहती है, तो ये रहती है भूमिया कोल, भूमिया कोल। क्या? भूमिया कोल, ठीक है। तो इसमें ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। क्लियर? जैसे मैंने बोला ये यूट्यूब पर भी वीडियो जाएगा, तो यूट्यूब में जो बच्चे मंडी से अभी नहीं जुड़े, मंडी के उपनिरीक्षक वाले कोर्स में, तो वो हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अधिक जानकारी के लिए। बाकी आपको डिटेल दिख गया होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी कोर्स परचेस कर सकते हो। खरवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। खरवार जनजाति के, खरवार जो कत्था निकालने का काम करती है। डाल 28 का डी ए राशि जी का सही जवाब है महतो मांझी, ठीक है। क्या? महतो मांझी। ये 29वां क्वेश्चन मजेदार है। अबुझ माड़िया जनजाति पिद्दा कृषि पर निर्भर रहने वाले अबुझ माड़िया के लोग, ठीक है, इसको यहाँ तक करना। अबुझमाड़ी जनजाति की, अबुझमाड़ी जनजाति पिद्दा कृषि पर रहने वाली है और इन लोगों का निवास अस्थायी होता है। वो अबुझमाड़िया दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। पिद्दा कृषि स्थान को जहाँ पे मतलब खेती करते हैं उसको क्या विद्या कहा जाता है। इनके रसोई घर को आंगड़ी तथा संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है। लोनू में ही कुल देवता का निवास स्थान होता है। तो मैं बता दूं ये बात सही है, पिद्दा कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन पिद्दा कृषि को विद्या नहीं बोलते हैं, पिद्दा को विद्या नहीं बोलते। बोले सर फिर क्या बोलते हैं? पिद्दा को विद्या ना बोल के इन लोगों ने नाम दिया है कघई, ठीक है। पिद्दा जहाँ पे होती है उसको बोलते हैं कघई। इनके रसोई घर को आंगड़ी
तथा संग्रहण कक्ष को लोनु कहा जाता है और लोनु में ही कुल देवता का निवास स्थान होता है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सौता जनजाति के प्रमुख पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? गोटिया, और इनका पद जो है वंशानुगत होता है। तो ज़्यादातर जो जाति पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, प्रमुख हैं, उनका जो पद है वंशानुगत होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं, केवल एक सही, दो सही, दोनों सही। ये देखो, हथनैना या हदनैना के बारे में पढ़े थे। हथनैना या सुक या किस जनजाति का वधु मूल्य है? इसके बाकी वधु मूल्य भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है। क्या अलग है बताएं? 31 का बी नहीं है, कोल जनजाति। ठीक है, ए है, कोल जनजाति है। हथनैना या सुक, इसके बारे में क्या खास बात है? एक वधु मूल्य है और ये मंगनी से पहले ही डिसाइड हो जाता है। मंगनी से पहले डिसाइड हो जाता है, मंगनी से पहले। और अभी वर्तमान में ये कितनी राशि है? वर्तमान में इसकी राशि है 500 से लेकर 5000 अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो हथनैना 500 या 5000 रुपये लड़की वाले को मिलता है। किस जाति में पुरुष महिला अलग अलग झुंड बनाकर नृत्य करते हैं उसे पाली कहते हैं। पाली ना बोल के उसको पाली खेलना। ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग पाली, तो पाली खेलना। ये अलग अलग समय में डांस करते, कभी कर्मा नृत्य कर रहे, कर्मा पूजा मना रहे, महोत्सव मना रहे, उस समय डांस कर दिए, दिवाली के समय डांस कर दिए। तो अलग अलग झुंड बनाते हैं, ग्रुप, जैसे अंताक्षरी खेलते ना, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ऐसा। बस वैसे ये भी अलग अलग झुंड बनाकर डांस करते हैं, जिसको पाली खेलना बोलते हैं। तो पाली खेलना शब्द को तो आप याद रखेंगे। और ये है धनवार। ठीक है, कौन सी जाति? धनवार। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोल जनजाति के जाति पंचायत को गोतिया कहा जाता है। गोतिया बारगांव वंश का होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, है ना। ये वाला पॉइंट मैं इंक्लूड नहीं कराया था आपके नोट्स में, इसको आप याद कर लेंगे, लेकिन है ना, ये दोनों बातें सही हैं। जो एक्स्ट्रा मिल जाए, आपको लगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अबूझ माड़िया का भी, अबूझ माड़िया आपको मैंने पढ़ाया नहीं है ना, अभी 3-4 क्लासेस हुई, उसमें अबूझ माड़िया नहीं पढ़ाया। अबूझ माड़िया पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। अबूझ माड़िया जनजाति में प्रसव के लिए झोपड़ी बनाया तो उसे क्या कहते हैं? कुरमा। जैसे मैंने बोला, कोई लोग, जैसे ये घर है ना, तो इसी घर में कई लोग प्रसव करा देते हैं, कई लोग बाजू में एक छोटा सा और झोपड़ी बनाएंगे, है ना, उसका अलग अलग नाम है, तो उसका नाम है कुरमा। क्या? कुरमा। कई जगह कुंभा भी कहलाता है, कुंभा, तो अलग अलग नाम है। अबूझ माड़िया जनजाति में प्रसव के लिए जो झोपड़ी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? कुरमा बोलते हैं। क्या? कुरमा। ठीक है। धनवार जनजाति के जाति मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत इसी है, धनवार से धनिया, ध से धनवार, ध से धनिया करके हम याद किए थे। और 36वां क्वेश्चन का जवाब देंगे। 36वां, अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इनके प्रमुख गोत्र अक्का, मंडावी, ध्रुवा, मरका इत्यादि हैं। जी बिल्कुल, अभी अबूझ माड़िया पढ़ाऊंगा तो ये चलो ठीक है, इसलिए मैं आपसे सवाल को नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका आंसर बता देता हूँ। इनके प्रमुख गोत्र अक्का, मंडावी, ध्रुवा, मरका इत्यादि हैं। जी बिल्कुल सही है। बैठने की चटाई को पोवई कहते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार पोला, काकसार और पंडुम है। और तंत्र मंत्र के जानकार को पहान कहते हैं। तो बस यही गलत है, पहान नहीं कहते। इनमें जो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं उनको सिरहा बुलाता है। क्या? सिरहा या गायता, सिरहा या गायता ये कहा जाता है। तो इसके हिसाब से 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन थे और मुझे यकीन है कि ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, इनके जवाब पसंद आए होंगे। अब आप देखेंगे कि ये एक भी रिपीटेड वाले नहीं है, मतलब आमतौर पे जो क्वेश्चंस पूछे गए वैसे नहीं है, नए नए क्वेश्चंस थे और ये आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत कर देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अभी मनीष सर की मैथ्स की क्लास है, उसके बाद फिर मेरी पॉलिटी की क्लास रहेगी।